वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन के बाद हम पढ़ेंगे कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण। कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्मिक ईंधन कहलाते हैं क्योंकि इनका निर्माण भी जीवाश्मों के जैसे ही होता है। जीवाश्म क्या होते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु जब पृथ्वी के अंदर बहुत लंबे समय तक दबे रह जाते हैं, पृथ्वी के उथल पुथल के कारण या किसी भी कारण से, लाखों वर्षों का समय भी हो सकता है, तो उनके कोमल भाग तो सड़ गल कर नष्ट हो जाते हैं और जो कठोर भाग हैं वो चिन्ह की तरह अंकित हो जाते हैं, छप जाते हैं और ये कहलाते हैं जीवाश्म। तो कोयला और पेट्रोलियम भी जीवाश्मों की तरह ही इनका निर्माण होता है। जीव जंतु और पेड़ पौधों के लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहने और उच्च ताप व दाब की क्रिया के कारण हुआ। कोयला एवं पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है, इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। इनके भंडार सीमित हैं और इनके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं तथा प्रकृति में इनके भंडारण सीमित हैं। इसलिए यदि मानव अंधाधुंध तरीके से इनका प्रयोग करता रहा तो ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों जैसे वायु ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा तथा जल ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सौर ऊर्जा का असीमित भंडार है। सूर्य कितने भी ऊर्जा खर्च करो, प्रकाश सूर्य का कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो इसलिए गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। जैसे प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस या जैव गैस, जिसको गोबर गैस भी कह सकते हैं, तो ये क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है, तो इसका उपयोग करना चाहिए। डीजल के स्थान पर बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हैं। यह डीजल के समतुल्य ईंधन है और जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों वनस्पति आदि से प्राप्त होता है। बायोडीजल परंपरागत डीजल इंजनों को बिना परिवर्तन किए चला सकता है, इसके लिए इंजन में कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो बायोडीजल को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है क्योंकि यह विषैला नहीं होता तथा जैव नवीकरणीय है तथा ये दूसरे जीवाश्मिक ईंधनों की भांति पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है। नेक्स्ट है कोयले के प्रकार। कोयला आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में कि 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। पीट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27 होती है, लिग्नाइट में 28 से 30%, बिटुमिनस में 78 से 86%, एंथ्रेसाइट में 94 से 98%। तो सबसे उत्तम किस्म का कौन सा माना जाएगा? एंथ्रेसाइट माना जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से क्या क्या प्राप्त होते हैं? कोलतार, कोल गैस और अमोनिया प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंजक आसवन। इसका डायग्राम दिखा रखा है। कोयले के भंजक आसवन से क्या क्या प्राप्त होंगे? तो कोलतार प्राप्त होता है। जैसे ये कोयला ले लिया, कोयले का टुकड़ा है परखनली में, कोयले के टुकड़े, इसकी सारे वायु बाहर निकाल देंगे और वायु की अनुपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो एक पिघल कर कुछ भाग तो इसमें आएगा नीचे दूसरे टेस्ट ट्यूब में, काला काला सा, ये कोलतार होगा। और एक गैस
जमा हो जाती है लिक्विड की जैसी, अमोनिया, और एक प्रकार की गैस और निकलती है जिसे कोल गैस कहते हैं। तो ये इसके प्रोडक्ट हैं कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाले, कोलतार, कोल गैस, अमोनिया, कोक। अब यहाँ जो फिर भी बचा रहेगा वो कहलाएगा कोक। उसके बाद नेक्स्ट है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल ही जीवन है। हमारे पृथ्वी की सतह का 70% भाग जलमग्न है। इसका 2.5% भाग ही मानव के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग में जल है? 70% में। 30% भाग भूमि के रूप में, स्थल के रूप में है। तो ये जो 70% जल है पूरी दुनिया में, उसका 2.5% भाग ही मानव के यूज में आता है। संपूर्ण जल का 97.5% भाग लवणीय होने के कारण अनुपयोगी होता है। समुद्री जल के रूप में होता है, लवणीय होता है, खारा होता है। बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से आज मनुष्य के सामने कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनमें से जल संकट एक महत्वपूर्ण समस्या बनकर प्रकट हुई है। इसका कारण जल स्रोतों का प्रदूषण, भूजल का अति दोहन, अधिक मात्रा में भूमि जल को खींच लेना, जल की आर्थिक मांग, मानसून की अनिश्चितता तथा पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा है। तो ये जल संकट के कारण है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। जल की उपलब्धता बनाए रखना, नंबर 2 जल को प्रदूषित होने से बचाना, और नंबर 3 है संदूषित जल को, प्रदूषित जल को स्वच्छ करके उसका रिसाइकिल करना, उसको पुनर्चक्रण करना, जल को पुनर्चक्रित करना। तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय क्या क्या हैं? जल एक चक्रीय संसाधन है। यदि इसका युक्त उपयोग किया जाए तो इसकी कभी कमी नहीं होगी। जल संरक्षण हेतु क्या उपाय कर सकते हैं? जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर उसका समुचित नियोजन किया जाना चाहिए, प्लानिंग की जानी चाहिए अच्छी तरह से। वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा जल का संग्रहण किया जाना चाहिए। घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। भूजल का अति दोहन नहीं किया जाना चाहिए। जल को पुनर्चक्रित कर काम में लिया जाना चाहिए। नंबर 6 है जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। और 7 बाढ़ नियंत्रण व जल के समुचित उपयोग के लिए नदियों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए। और सिंचाई फव्वारा विधि व बूंद बूंद या टपकन विधि से की जानी चाहिए। उसमें नेक्स्ट है समाकलित जल संभर प्रबंधन। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की दिशा में पहला कदम है समाकलित जल संभर प्रबंधन। तो इसका तात्पर्य क्या है? जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य है मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। भूमि के ऊपर जो जल मिलता है और भूमि के अंदर जो जल मिलता है, भूमि के ऊपर मिलता है वो धरातलीय, और भूमि के अंदर वाला भौम जल कहलाता है। तो धरातलीय और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन होना चाहिए। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना विभिन्न विधियों जैसे तालाब, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संग्रहण तथा पुनर्भरण शामिल है। जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। सब तरफ से जल एक पॉइंट की ओर बढ़ेगा और इकट्ठा हो जाएगा। जल संभर प्रबंधन समग्र विकास की सोच है।
इसमें मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल संग्रहण, वृक्षारोपण, उद्यानों एवं चारागाहों का विकास तथा सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रम शामिल है। तो एक बड़ा सिस्टम है जल संभर प्रबंधन। इसमें बहुत सारी कार्यक्रम है, इसमें प्रोग्राम है, जैसे आर्द्रता का संरक्षण, मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, बाढ़ का नियंत्रण, जल संग्रहण, वृक्षारोपण, उद्यानों और चारागाहों का विकास, सामाजिक वानिकी भी इसमें शामिल है। तो एक बड़ी सोच है, समग्र विकास की सोच है। यह एक भू आकृति इकाई या सहायक नदी का बेसिन है। नदी के आसपास का जो मैदानी क्षेत्र वो बेसिन कहलाता है, जिसका उपयोग छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिए किया जा सकता है। जल संभर प्रबंधन पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। इसी में आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन में राजस्थान में जल संचयन और संग्रहण की परंपरागत विधियाँ इम्पोर्टेंट है। ये सामाजिक विज्ञान में भी है, एसएस में भी हम पढ़ेंगे और यहाँ भी है। तो खड़ीन मिट्टी का एक बना अस्थायी तालाब होता है, जिसे किसी ढाल वाली भूमि के नीचे बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। इसके दो तरफ तो मिट्टी की दीवार होती है, जिसे दोहरा कहते हैं। तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार होती है। दो साइड मिट्टी की दीवार और तीसरी साइड में पत्थर की मजबूत दीवार होती है, और एक साइड में ढलान वाली भूमि होती है, जिधर से पानी बहकर इसमें भर जाता है। पानी की मात्रा अधिक होने पर खड़ीन भर जाता है, तो पानी अगली खड़ीन में चला जाता है। जब खड़ीन का पानी सूख जाता है तो उसमें कृषि कर ली जाती है। जैसे खड़ीन का चित्र है बुक में, एक तरफ पत्थर की दीवार है, दो तरफ क्या है, मिट्टी की दीवारें हैं, और एक साइड से ढलान वाली जगह है, जिधर से पानी आके इसमें इकट्ठा हो जाता है। तो कई खड़ीनें होती हैं। जब ये फुल भर जाता है तो पानी निचली खड़ीन में चला जाता है। उसके बाद है तालाब। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन पद्धतियों में तालाब प्रमुख है। ये पुरुषों तथा स्त्रियों के नहाने हेतु अलग अलग बने होते हैं। तालाब की तलहटी पर कुआं बना होता है। तालाब के तलहटी पर कुआं बना होता था, जिसे बेरी कहा जाता है। जल संचयन की यह प्राचीन विधि आज भी अपना महत्व रखती है तथा भूमि जल स्तर बढ़ाने का एक वैज्ञानिक आधार है। तालाब प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं। एक चित्र दिखा रखा है तालाब का। उसके बाद है झील। राजस्थान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। झीलें वर्षा जल संग्रहण की अति प्राचीन पद्धति है। झीलों से गिरने वाला पानी इसके नीचे स्थित जल स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ी, कुंड आदि का जल स्तर बढ़ाने में सहायक होता है। तालाब और झील सेम से ही हो सकते हैं, लेकिन झील ज़्यादा बड़ी होती है मेरे अनुमान से। कुछ झीलें आपने देखी होगी, जैसे उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। फतेह सागर झील, पिछोला, अलवर में सिलिसेड, जोधपुर में कायलाना झील। तो नेक्स्ट है बावड़ी। राजस्थान में बावड़ियों का अपना स्थान है। ये जल संग्रहण की पुरानी तकनीकें। बावड़ी धरातल से नीचे बनाई जाती हैं।
धरातल का जो लेवल होता है ग्राउंड से, बेसमेंट की तरह। तो इसमें उतरने हेतु सीढ़ियों एवं तिबारे बने होते थे। नीमराणा की बावड़ी फेमस है, और भी कई जगह की बावड़ियाँ फेमस हैं। इनमें कई मंजिलें होती हैं। नीमराणा की बावड़ी में 9 मंजिलें हैं। ये कलाकृतियों से संपन्न होती हैं। ये बावड़ी दिखा रखी है बुक में। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। नीमराणा की बावड़ी हम दिखा देते हैं। तो ये नीमराणा की बावड़ी है, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं। उसके बाद है टोबा। थार के रेगिस्तान में टोबा जल संग्रहण का प्रमुख पारंपरिक स्रोत है। यह नाड़ी के आकार का होता है, किंतु नाड़ी से गहरा होता है। टोबा हम देख सकते हैं, ये टोबा है। तो ये टोबा है, और ये कहाँ मिलता है? थार के रेगिस्तान में मिलते हैं जनरली। तो थार के रेगिस्तान में टोबा जल संग्रहण का मेन पारंपरिक स्रोत है। नाड़ी का आकार का होता है, नाड़ी से थोड़ी छोटी होती है। तो ये हैं राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के परंपरागत स्रोत या विधियाँ।